गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूँ। आज ये आपके टेस्ट का डे 6 है। आज की इस वीडियो को आप लोग एक टेस्ट की तरह ट्रीट कीजिएगा या फिर आप लोग इसे अपना रिवीजन भी मान सकते हैं। आज के इस टेस्ट में मैं आप लोगों से यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चंस पूछूंगा और ये क्वेश्चंस आप लोगों के साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूं वैसे ही आप लोगों को लाइव चैट में कमेंट करके अपना आंसर बताना है। और जब आप लोगों का टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आज के इस टेस्ट में आप लोगों ने टोटल 12 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट किए थे। चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट और 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि एक प्रोटॉन 2500 न्यूटन पर एम्पियर मीटर वाले चुंबकीय क्षेत्र में 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड के वेग से क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। प्रोटॉन पर आरोपित बल का मान होगा। ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है और सेम इसी पैटर्न के कई क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पहले भी पूछे आ चुके हैं। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और इससे पहले भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कई बार सॉल्व कराया है। अगर आप लोगों ने अपना रिवीजन किया है ना इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे इजीली कर पाएंगे। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन डिटेल में समझा देता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें पता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है एक प्रोटॉन यानी प्रोटॉन की बात हो रही है। तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन पर आवेश होता है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे यानी Q की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या लेनी है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको अपनी तरफ से रखना होगा इस वैल्यू को क्योंकि प्रोटॉन पर आवेश इतना ही होता है, ये आप सब लोगों को पता होगा। फिर इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में आगे हमें क्या दिया कि एक प्रोटॉन 2500 न्यूटन पर एम्पियर मीटर वाले चुंबकीय क्षेत्र में यानी चुंबकीय क्षेत्र B की वैल्यू हमें क्या दी गई है 2500 न्यूटन पर एम्पियर। यहाँ पे AMP शॉर्ट में मैं एम्पियर लिख देता हूँ फिर इसके बाद मीटर, ये हमें यहाँ पे दिया गया है तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड के वेग से यानी वेग v की वैल्यू हमें क्या दी गई है v की वैल्यू हमें दी गई है 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा क्या लिखा है कि क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। तो जब समांतर प्रवेश करता है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री क्योंकि साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमसे पूछा गया प्रोटॉन पर आरोपित बल का मान होगा यानी F की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। F इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा। इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, ये फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। Q की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसको रखेंगे वैल्यू को। फिर इसके बाद v यानी वेग कितना दिया था 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। फिर b यानी चुंबकीय क्षेत्र 2500। फिर इसके बाद इनटू में साइन और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या दी गई है 180 डिग्री, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो आप पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए क्योंकि नीचे जगह नहीं है सोल्यूशन करने के लिए। आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ और ये वाली लाइन अभी मैं ऊपर फिर से लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो हमें लास्ट में क्या मिला हुआ था लास्ट में हमें मिला हुआ था 1.6 × 10⁻⁻19। फिर इसके बाद इंटू में 4 × 10⁵, फिर इंटू में 2500, फिर इंटू में यहाँ पे साइन 180 डिग्री, ये मिला हुआ था। तो देखिए साइन 180 डिग्री का मान क्या होता है साइन 180 डिग्री का मान होता है
जीरो। क्या होता है? जीरो। देखिए साइन 180 डिग्री का मान कई बार मैंने आपको बताया है, जब मैंने आपको मैथमेटिक्स में ट्राइग्नोमेट्री वाला चैप्टर पढ़ाया था वहां पे वैल्यूज निकालना भी मैंने आप लोगों को सिखाया था। तो साइन 180 डिग्री की जगह क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 2500 था, ये इसको ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसके पहले यहाँ पे 4 इंटू 10⁵ था, ये लिख देंगे। फिर इसके पहले यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 था, इसको लिख देंगे। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखिए लास्ट में यहाँ पे जीरो आ रहा है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाने पर आपको जीरो ही मिलेगा। सो एफ की वैल्यू हमें क्या मिल गई? जीरो और न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे 0 न्यूटन, यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए आप लोगों के लिए सिंपल है अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता है तो। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे आया हुआ था, जब आप इसको मल्टीप्लाई भी करवाते, जो आपको वैल्यू मिलती उसकी मल्टीप्लाई जब आप जीरो में करवाते तो आपको जीरो ही मिलता। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाने की आपको जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे आपका यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो आपका लास्ट में आया हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे 0 न्यूटन कहाँ पे दिया है, ये आपका दिया गया है ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने की एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है? देखिए जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा था कि क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आपको पता है कि इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगेगा F = QVB साइन थीटा, ठीक है, ये अगर आपको पता है ना, तो सीधे सीधे आप यहाँ पे साइन और थीटा की जगह 180 डिग्री रख दीजिए। फिर साइन 180 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है, और जीरो की मल्टीप्लाई आप चाहे जिसमें भी करवा दे आपको जीरो ही मिलेगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है समांतर होने पर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री होती है। तुरंत आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे ट्रिकी मेथड से। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया। करेक्ट आंसर 0 न्यूटन होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे है कि आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक है। ऑप्शन ए दिया है अल्फा कणों की, ऑप्शन बी दिया है बीटा कणों की, ऑप्शन सी दिया है गामा कणों की, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक है। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। टाइम आपका कंप्लीट हो चुका है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अल्फा कणों की। देखिए इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। आ से आयनीकरण और आ से आप अल्फा को कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आ से आयनीकरण और आ से अल्फा, ऐसे आप बोल दीजिए। तो देखिए आयनीकरण क्षमता जब भी आपसे पूछी जाएगी, आपके माइंड में ये ट्रिक क्लिक होनी चाहिए कि आ से आयनीकरण, और आप यहाँ पे आ से क्या कर लीजिए? अल्फा मान लीजिए। वैसे तो अल्फा बोला जाता है, लेकिन आप आ से अल्फा मान लीजिए, तो आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेंगे। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अल्फा कणों की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका एक न्यूमेरिकल है, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन लिखा है कि एक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 30 न्यूटन पर कूलॉम है। इस बिंदु पर 20 कूलॉम के आवेश पर लगने वाला बल होगा। यह आपसे पूछा जा रहा है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। 1 मिनट का टाइम मैंने आपको दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चलिए मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें पता है। सो देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 30 न्यूटन पर कूलॉम है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम ई से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है? 30 न्यूटन पर कूलॉम। तो शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है 30, एन से मतलब न्यूटन और पर सी से मतलब कूलॉम, ध्यान रखिएगा। सो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। फिर इसके बाद देखेंगे हमें क्या पता है कि इस बिंदु पर 20 कूलॉम के आवेश पर लगने वाला बल होगा, यानी आवेश क्यू की वैल्यू हमें क्या दी गई है? 20 कूलॉम दी गई है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। सो हमसे पूछा गया आवेश पर लगने वाला बल। सो आवेश पर लगने वाला बल F = हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? QE, यानी Q × E आप बोल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे F = Q की वैल्यू हमारे पास क्या है? 20 है।
आवेश 20 कूलॉम है और ई की वैल्यू यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 30 न्यूटन पर कूलॉम दी है। तो यहाँ पे 20 गुणे 30 करेंगे, जब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 600, और किस में आएगा, फोर्स को निकाल रहे हैं तो न्यूटन। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो क्वेश्चन सिंपल था कि नहीं था? सिंपल तब था जब आपको ये फॉर्मूला पता है, सॉल्व करने का तरीका पता है, नहीं तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 600 न्यूटन कहाँ पे दिया? ये ऑप्शन डी में दिया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज है? 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। इस टाइप के कई क्वेश्चंस मैंने आपको पहले कराए हुए हैं। देखिए, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, पूरा टॉपिक पढ़ाया, सभी एग्जांपल्स कराए हुए हैं, तो पढ़ लीजिएगा। सो यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बीज का उगना। बीज का उगना ये एक कैसा परिवर्तन है? तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा लोहे का चुंबक बनना, बादलों का बनना, ये कैसा परिवर्तन है? तो ये भौतिक परिवर्तन होता है। केवल जो बीज का उगना है ये यहाँ पे क्या है? ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। वो ट्रिक आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर मात्र आप 10 सेकंड में कर पाएंगे। सो क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक रेडियो एक्टिव तत्व का अर्धायुकाल 10 वर्ष है। उस पदार्थ की 10 ग्राम मात्रा कितने समय में 1.25 ग्राम रह जाएगी? 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और जल्दी से जल्दी आप लोग मुझे अपना आंसर बताइए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है। अगर ट्रिक आपको पता है तो आप लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके समझा देता हूँ। तो देखिए क्या लिखा है कि एक रेडियो एक्टिव तत्व का अर्धायुकाल 10 वर्ष है। क्या दिया है? अर्धायुकाल। तो सबसे पहले मैं ऊपर लिखता हूं अर्ध आयुकाल। कितना दिया हमें? 10 वर्ष दिया है। अर्ध आयुकाल ये हमें क्या दिया है? 10 वर्ष दिया है। तो फिर पूर्ण आयुकाल क्या हो जाएगा? अगर मैं पूछूं पूर्ण आयुकाल क्या हो जाएगा तो आप बोलेंगे 20 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 वर्ष, क्योंकि 20 का ही तो आधा 10 वर्ष होता है। जब अर्ध आयुकाल 10 वर्ष है तो पूर्ण आयुकाल 20 वर्ष ही तो होगा। 20 का ही तो आधा 10 यहाँ पे अर्धायुकाल होगा। ये आप समझ गए होंगे। या फिर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दूं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसकी एज कितनी है? 20 ईयर्स है। ठीक है, अब मैं पूछूं कि इस स्टूडेंट की अर्ध आयु क्या होगी, यानी आधी उम्र इस स्टूडेंट की क्या होगी? तो आप तुरंत बोलेंगे कि 10 ईयर होगी ना, यानी आधी उम्र इसकी अर्धायु 10 ईयर होगी। सो इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को समझना है। जब यहाँ पे अर्धायुकाल 10 वर्ष का था तो पूर्ण आयुकाल क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। जब पूर्ण आयुकाल 20 वर्ष है तभी तो अर्धायुकाल 10 वर्ष हुआ है। अब कुछ नहीं करना, बस इसको ऐड कर दीजिए, 20 और 10 मिलके हो जाएगा 30 और वर्ष। यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन की ट्रिक है। इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो मात्र 5 से 6 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको समझा रहा था, नहीं तो ये क्वेश्चन तो मैं देखते ही इसका आंसर बता देता मात्र 2 सेकंड के अंदर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा 30 वर्ष, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 है एक गोलीय दर्पण और एक पतला गोलीय लेंस, प्रत्येक की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, दर्पण एवं लेंस होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं और ये क्वेश्चन आप लोगों का 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको 15 सेकंड का टाइम दिया हुआ था और आपका टाइम भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है कि एक गोलीय दर्पण और एक पतला गोलीय लेंस, प्रत्येक की फोकस दूरी क्या है? यहाँ पे -15 सेंटीमीटर है। माइनस में है, ध्यान रखिएगा। दर्पण एवं लेंस होंगे। तो देखिए माइनस में किसकी फोकस दूरी होती है ये आपको समझना होगा। माइनस में जो फोकस दूरी होती है वो होती है अवतल की। ठीक है, चाहे अवतल
दर्पण हो या फिर अवतल लेंस हो, दोनों की ही फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दर्पण एवं लेंस दोनों ही अवतल होंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको क्वेश्चन में साफ साफ फोकस दूरी माइनस में दी गई है और मैंने आपको क्या बताया, माइनस में फोकस दूरी किसकी होती है, चाहे अवतल दर्पण हो या फिर अवतल लेंस हो, दोनों की ही फोकस दूरी आप लोगों की ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दर्पण एवं लेंस दोनों ही क्या होंगे, अवतल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको डिटेल में बता दूं, देखिए अवतल लेंस तथा उत्तल दर्पण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अवतल लेंस और यहाँ पे अवतल दर्पण दोनों की ही फोकस दूरी आप लोगों की ऋणात्मक होती है। सो यहाँ पे -15 सेंटीमीटर वाले गोलीय दर्पण तथा गोलीय लेंस दोनों ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अवतल हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से अक्रिय गैसों यानी इनर्ट गैसेस में संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में पूछा गया था और इससे पहले भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कई बार सॉल्व कराया है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका यहाँ पे थोड़ा अलग है। आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से अक्रिय गैसों, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस बोलते हैं, तो अक्रिय गैसों यानी इनर्ट गैसेस में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आपसे ये पूछा जा रहा है जो अक्रिय गैसें होती हैं इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखिए जो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उन्हीं को हम संयोजक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो देखिए अक्रिय गैसों में जो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे दिया है, ये ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे 8 इलेक्ट्रॉन होता है मैं आपको समझा देता हूँ। उदाहरण के तौर पे जैसे नियॉन एक अक्रिय गैस है, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 10 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2 और 2p6 आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जर्नल फॉर्म में लिखे, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में देखिए 2s2 2p6 2 और 6 मिलकर 8। तो देखिए यहाँ पे 2,8 मिला हमें नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए कितनी है, 8 है। यही बाह्यतम कोश है, ध्यान रखिएगा, यही आपका संयोजक इलेक्ट्रॉन है। तो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है। तो देख पा रहे होंगे नियॉन के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और ये अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैसों के बाह्यतम कोश में या फिर इसमें संयोजक इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 8 होती है। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद भी है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, ये भी अक्रिय गैस होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 मिलेगा और जर्नल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 ही आपको मिलेगा यहाँ पे। अब देखिए इसके तो बाह्यतम कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपवाद है, ध्यान रखिएगा। हीलियम को छोड़कर जितनी भी अक्रिय गैसें होती हैं उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मैं आपको ऑर्गन के बारे में बता दूं, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6, फिर इसके बाद 3s2 मिलेगा, 3s2 के बाद 3p6। यहाँ पे काउंट कर लीजिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18। देखिए पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 2s2 2p6 2 और 6 मिलकर 8, फिर तीसरे में 3s2 और 3p6 2 और 6 मिलकर 8। अब देखिए 2,8,8 बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, यानी संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और ऑर्गन भी अक्रिय गैस होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, जो अक्रिय गैसें होती है इनमें संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, इनके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। जो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 15 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। क्वेश्चन कई बार कराया है। क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है रेयॉन, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी केवलार और ऑप्शन डी दिया है डेक्रॉन। मैं आपको बता दूं ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है।
अरिहंत की बुक का ही ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अरिहंत की बुक में इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था औद्योगिक रसायन वाला, वहीं पे मैंने आपको संशोधन करा दिया था। आपकी बुक में यानी अरिहंत की बुक में इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है। करेक्ट आंसर पहले मैं आपको बता देता हूं, करेक्ट आंसर होगा केवलार, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और अरिहंत की बुक में इस क्वेश्चन का आंसर रेयॉन दिया है, जो कि गलत है। अगर अभी तक आप लोगों ने संशोधन नहीं किया है तो संशोधन कर लीजिएगा अपनी बुक में। देखिए अरिहंत की बुक में कई क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दिए गए हैं, और जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाता हूं ना, तो वहां पे मैं आपको सब कुछ बता देता हूं कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर में आपका गलत दिया गया है, उस क्वेश्चन का आंसर वो सब मैंने आपको बताया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपकी बुक में रेयॉन दिया है, जो कि गलत है, संशोधन कर लीजिएगा। और देखिए जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था, अगर आपने पढ़ा है ना तो आपको पहले से ही पता होगा, वहां पे मैंने आपको बता दिया था। सो करेक्ट आंसर केवलार होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत या नियम यह बताता है कि किसी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया हुआ है। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, वहां भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है। सो यहाँ पे 10 सेकेंड का टाइम आपका कंप्लीट हो चुका है। करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी निम्न में से कौन सा सिद्धांत या नियम यह बताता है कि किसी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यह बताता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। देखिए एक तरफ यहाँ पे सबसे पहले सोडियम लिखा हुआ है, सोडियम का लैटिन नेम यहाँ पे नेट्रियम लिखा है। फिर इसके बाद सिल्वर यानी चांदी लिखा हुआ है, इसका लैटिन नेम अर्जेंटम लिखा है। फिर इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन सी गोल्ड यानी सोना लिखा है, इसका लैटिन नेम वोल्फ्राम लिखा है। फिर ऑप्शन डी कॉपर लिखा हुआ है, और इसका लैटिन नेम क्यूप्रम लिखा हुआ है। देखिए इन चारों में से एक ऑप्शन आपका गलत है, यानी एक मिलान यहाँ पे गलत है, और वही आपको बताना है, ठीक है। सो यहाँ पे टाइम आपका कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। सो यहाँ पे जो गलत मिलान है वो ऑप्शन सी वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो गोल्ड है यानी सोना है, इसका लैटिन नेम वोल्फ्राम नहीं होता है, तो फिर क्या होता है, ऑरम होता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है, ऑरम होता है। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, AURUM, ऑरम होता है गोल्ड यानी सोने का लैटिन नेम। तो ये जो वोल्फ्राम लिखा है ये किसका होता है, ये टंगस्टन का होता है। किसका होता है, टंगस्टन का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको लिख के बता दूं, टंगस्टन का लैटिन नेम जो होता है वो वोल्फ्राम होता है। ध्यान रखिएगा, टंगस्टन को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका लैटिन नेम वोल्फ्राम होता है। गोल्ड को हम AU से रिप्रेजेंट करते हैं, लैटिन नेम ऑरम। सिल्वर को हम AG से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका लैटिन नेम अर्जेंटम होता है, बिल्कुल सही है। सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, लैटिन नेम इसका होता है नेट्रियम। कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, लैटिन नेम क्यूप्रम होता है। सो यहाँ पे ये ऑप्शन सी वाला मिलान गलत था। गोल्ड का क्या होता है, ऑरम होता है, AURUM, ऑरम। ध्यान रखिएगा, वोल्फ्राम ये टंगस्टन का होता है, टंगस्टन का लैटिन नेम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो यही मिलान आपका गलत था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में आया क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 40 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। कई बार क्वेश्चन कराया है, आप लोगों को क्वेश्चन देखते ही आंसर पता चल गया होगा। और ऑक्सीकरण संख्या के ऊपर मैंने कई वीडियोस अलग से बनाई हुई हैं, वीडियोस देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। सो यहाँ पे क्या दिया है,
H2SO4 दिया है। इसमें हमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, इसके नीचे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा है H2, H से मतलब हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +1 होता है। और कितने हाइड्रोजन है 2 हैं, तो 2 × 1 करेंगे तो H2 की जगह हम क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस S, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, इसको X मानेंगे, प्लस का साइन O4, O से मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। और कितने ऑक्सीजन है 4, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा -8 मिलेगा। और -8 और यहाँ पे प्लस लगा, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का साइन हटेगा, -8 हो जाएगा और = 0, क्योंकि H2SO4 के ऊपर कोई चार्ज तो यहाँ पे लगा नहीं हुआ है। तो 2 + x - 8 = 0। या फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे, देखिए x यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए -8 और यहाँ पे +2 है, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा और सॉल्व करने पर हमें यहाँ पे -6 मिलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे -8 और +2 को जब आप सॉल्व करेंगे माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा और -6 मिलेगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा, -8 बड़ा और +2 छोटा है, प्लस का साइन छोटा है, तो इसीलिए -6 यहाँ पे लिखा। और = यहाँ पे आपका 0 तो है ही। अब अगले स्टेप में x = -6 है, बराबर के इधर भेजेंगे 0 के पास, 0 + 6, x +6, या फिर आप बोल सकते हैं x = 6। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी 6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रैक्टिस कर लीजिएगा ये क्वेश्चन, यानी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे आते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। देखिए ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का। क्वेश्चन यहाँ पे है 200 ग्राम के एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 60 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया है। 7 सेकंड के बाद पत्थर की गतिज ऊर्जा होगी। यहाँ पे g का मान, यानी स्मॉल g का मान, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन देखने में आपको सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन सिंपल नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, कई बार मैंने आपको कराया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें पता है। 200 ग्राम के एक पत्थर को, यानी पत्थर का द्रव्यमान m की वैल्यू हमें क्या दी गई है 200 ग्राम दी गई है, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 60 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है, यानी प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू हमें क्या दी गई है, u की वैल्यू हमें दी गई है 60 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग है। फिर इसके बाद 7 सेकेंड के बाद, यानी t की वैल्यू क्या दी गई है, t की वैल्यू समय 7 सेकेंड दिया गया। 7 सेकेंड के बाद पत्थर की गतिज ऊर्जा पूछी जा रही है। तो देखिए गतिज ऊर्जा निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे जो पत्थर ये फेंका गया है इसका अंतिम वेग भी हमें पता होना चाहिए। तो अंतिम वेग को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमें पता है नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, अंतिम वेग v को निकालेंगे, तभी ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। और क्वेश्चन में हेल्प के लिए स्मॉल g का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे इक्वेशन क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे गति का एक समीकरण यूज करने वाले। कौन सा समीकरण यूज करेंगे, v = u - gt। यहाँ पे माइनस क्यों लगाया है मैं आपको बता दूं। देखिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि जब वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो g का मान हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, और तथा नीचे की ओर फेंकी जाने पर हम g का मान क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो जो g का मान होता है वो क्या लेते हैं, हम ऋणात्मक लेते हैं। और जब किसी वस्तु को नीचे की ओर फेंका जाता है या फिर नीचे की ओर कोई वस्तु आती है तो g का मान हम पॉजिटिव में लेते हैं। तो आप चाहे यहाँ पे g के मान को -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इक्वेशन में माइनस लेके चलूंगा, ठीक है। तो इक्वेशन में चाहे तो आप यहाँ पे v = u + gt करके भी, प्लस करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तब आपको g का मान यहाँ पे -10 लेना होगा। और देखिए प्लस माइनस मिलके फिर से आपका माइनस ही हो जाएगा, तो क्या फायदा, हम यहाँ पे सीधे v = u - gt का प्रयोग कर लेते हैं। माइनस क्यों लगाया है फॉर्मूले में, क्योंकि यहाँ पे जो देखिए पत्थर है ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। जब ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो फॉर्मूले में हम माइनस का यूज कर लेते हैं। ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है।
तो v इज इक्वल टू, देखिए u का मान प्रारंभिक वेग हमारे पास 60 मीटर पर सेकेंड है, माइनस g का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये रखेंगे, फिर t का मान हमारे पास 7 है, तो यहाँ पे 7, 10 इंटू 7, तो 60 माइनस 10 की मल्टीप्लाई 7 में 70, अब 60 में से 70 को घटाएंगे तो माइनस 10 मिलेगा और मीटर पर सेकेंड में मिलेगा। तो अंतिम वेग v की वैल्यू हमें माइनस 10 मीटर पर सेकेंड मिल चुकी है। सूर्य हमें पता नहीं थी, ये हमने निकाल ली, तो चलिए ऊपर मैं लिख देता हूँ जो अंतिम वेग है v की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है, अब हमें मिल चुकी है यहाँ पे माइनस 10, तो v की वैल्यू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमें यहाँ पे गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये जो 200 ग्राम दिया है ना, इसको क्या करेंगे अब हम किलोग्राम में चेंज करेंगे, नहीं करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि 1 kg इज इक्वल टू आपका क्या होता है, 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है, ये आप सब लोगों को पता है ना, 1000 ग्राम होता है। तो क्या करेंगे, ये जो 200 है ना, इसको हम 1000 से कर देंगे डिवाइड, और ये आपका चेंज हो जाएगा ग्राम से किलोग्राम में। तो देखिए ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2/10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1/5 बचा हुआ है। जब आप 1 में 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए जाएगा तो है नहीं, सबसे पहले 0 फिर पॉइंट लगाएंगे, तब 1 0 यहाँ पे बढ़ेगा, 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। यानी जब हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो 0.2 kg हमें मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ये आपको चेंज करना होगा। यानी अब हमारे पास m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.2 kg हो जाएगी। हमने इसको चेंज कर लिया है, ध्यान रखिएगा। तो ऊपर देखिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये देखिए इसको 0.2 kg में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने हाफ m की वैल्यू को क्या रखेंगे, 0.2, v से मतलब हमारा यहाँ पे जो अंतिम वेग हमने निकाला हुआ है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए -10 इंटू -10, क्योंकि देखिए स्क्वायर है तो 2 बार करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, 10 इंटू 10 जब मल्टीप्लाई होगा तो अगले स्टेप में 1/2 इंटू 0.2, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये माइनस यहाँ पे हट जाएगा और 100 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस मिलके यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देखिए सॉल्व कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 0 बचा क्या, 50 और 0.2, 50 की मल्टीप्लाई 0.2 में करवानी है, तो इसको नोट कर लीजिए, मैं साफ कर देता हूँ यहाँ पे। तो क्या बचा था 50 और इसकी मल्टीप्लाई 0.2 में हम करवा देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 10 और जूल में आएगा आंसर, क्योंकि हम यहाँ पे गतिज ऊर्जा को निकाल रहे हैं। तो 10 जूल कहाँ पे दिया है, ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ये आपका मॉडरेट लेवल का है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो यहाँ पे आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने टोटल 12 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट किए थे, और ऑनेस्टी के साथ बताइएगा। वैसे तो मुझे पता है किसने यहाँ पे कितना करेक्ट किया, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ तो बताइएगा जरूर। सो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।